once again most welcome to my YouTube channel Just Commerce. So आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, अभी अभी हमारा टर्म 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम सभी ने एमसीक्यू बेस्ड तैयारी किया था. ठीक है, बट अब हम सभी टर्म 2 की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर हम टर्म 2 का समझने वाले हैं क्लास 11th का, वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, तो सबसे पहले बात कि हम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बहुत ही अच्छे से एकदम डीपली आज की क्लास में समझने वाले हैं. तो सबसे पहले आज का क्लास तो हमारा बिल्कुल बात करने वाला है. ठीक है, मतलब आज की क्लास में हम सभी बस बात करेंगे. अब बात करेंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड टॉकिंग करेंगे आज की क्लास में. ठीक है, मतलब आज का क्लास हमारा बिल्कुल बेसिकल होने वाला है, एकदम थ्योरिकल कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाला है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्लास होगा उसमें हम सभी और आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात आज जो हम समझने वाले हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो देखो, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, अभी के टाइम में कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, वो कभी भी कोई भी बिजनेस बस कैश में ही लेन देन करे या बस क्रेडिट में ही लेन देन करे, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अब जो है वो जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे कैश में भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं एंड क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं. ठीक है, लेट हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल से हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा हमारा होगा. देयर इज अ बिजनेस जिसका नाम है एक्स लिमिटेड. ठीक है, एक्स लिमिटेड नाम का एक बिजनेस है एंड यहाँ पे एक पर्सन है वाई. ठीक है, ये एक्स लिमिटेड है, ये बिजनेस है. ठीक है, और ये वाई एक पर्सन है. अब हुआ क्या कि एक्स लिमिटेड जो है वो कोई भी सर्विस या गुड्स जो है वो बेचती है. ठीक है, वो कैश में भी अपना पेमेंट, मतलब कैश में भी बेचती है और क्रेडिट में भी बेचती है. तो वाई ने कहा एक्स लिमिटेड को कि वो उसे लेट से हम मानते हैं कि एक्स लिमिटेड जो है वो पेपर का बिजनेस करती है. ठीक है, ये पेपर्स, ठीक है, मतलब पेपर को भेजती है, मतलब पेपर सेल एंड परचेस करती है. ठीक है, पेपर का बिजनेस है इसका. तो ये एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड बोलती है कि मुझे 200 बंडल्स जो है वो पेपर चाहिए. ठीक है, किसे, एक्स लिमिटेड को. अब ये एक्स लिमिटेड, अब प्रत्येक बंडल जो है वो एक्स लिमिटेड 100 रुपीज में बेच रही है. ठीक है, 1 बंडल इज इक्वल टू 100 रुपीज मान लो. ठीक है, ये बस मैं मानने के लिए आपको बता रही हूँ, ये एकदम सही नहीं, मतलब कोई बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, हम सब बस अभी मान रहे हैं. ठीक है, इट इज एज्यूमिंग फिगर. तो यहाँ पे क्या है कि एक्स लिमिटेड जो है वो पेपर का बिजनेस करती है एंड ये एक बंडल पेपर जो है वो इसका कितना का है, 100 रुपीज का. और वाई लिमिटेड जो है वो बोलती है इसे कि 200 बंडल्स जो है वो मुझे सेंड कर दो या भेज दो. ठीक है, कौन बोलती है, वाई लिमिटेड बोलती है एक्स लिमिटेड को. तो 200 बंडल्स का अमाउंट कितना होगा, तो 200 इंटू 100 कर देंगे हम, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट 20,000 रुपीज. मतलब ये 20,000 रुपीज का जो है वो ट्रांजेक्शन होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड तो इसे मानेगी ही, क्योंकि इसका तो ये बिजनेस ही. आप ये ऐसा बोल तो नहीं सकती ना कि नहीं मैं आपको नहीं भेजूंगी, मतलब मैं आपको नहीं भेजूंगा या मुझे आपसे कोई डीलिंग नहीं करना, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकती. तो अब इसे भी ये जो आया है रूल, मतलब ये जो डील है, इसे एक्स लिमिटेड जो है वो मान लेती है एंड ये 20,000 रुपीज का पेपर जो है वो वाई लिमिटेड को भेज देती है. ठीक है, वाई लिमिटेड को 20,000 रुपीज का पेपर जो है ये भेज देती है, सेल कर देती है. ठीक है, अब बारी आया है वाई लिमिटेड, मतलब वाई जो है, वाई लिमिटेड नहीं, इट इज वाई अ पर्सन. तो वाई का अब बारी आया है ये 20,000 रुपीज पेमेंट करने का. तो वाई ने कहा एक्स लिमिटेड को कि नो, आई कांट पे यू राइट नाउ, मतलब मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास अभी फाइनेंशियल पोजीशन मेरा ठीक नहीं है, तो मेरे पास अभी ये 20,000 रुपीज अवेलेबल नहीं है. बट मैं आपको ये जो 20,000 रुपीज है वो आपको कभी फ्यूचर में पे कर दूंगा. ठीक है, तो अब हो गया यहाँ पे एक प्रॉब्लम कि ये जो एक्स लिमिटेड है वो उधार में वाई लिमिटेड को 20,000 रुपीज का गुड्स कैसे भेज दे. आप देते हैं क्या कभी किसी को जिसे नहीं जानते हम कभी, या जो मतलब जिसे हम नहीं जानते उन्हें हम देते हैं क्या कभी कोई अमाउंट या फिर कुछ भी उधार में. देते भी हैं तो उनको फिर एक चिट्टा पुर्जा बना करके दे देते हैं, है ना, कुछ उन्हें लिख के दे देते हैं, एक बिल. तो वही यहाँ पे होने वाला है कि ये जो एक्स लिमिटेड है वो 20,000 रुपीज जो है वो वाई लिमिटेड 20,000 रुपीज का पेपर जो है वो वाई लिमिटेड को ऐसे ही नहीं दे देगी. यहाँ पे एक्स लिमिटेड क्या करेगी, इसके पास एक ऑप्शन है कि ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी. क्यों, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में वाई जो है वो चेंज हो जाए और बोले कि नहीं, मैंने तो आपसे कुछ परचेस ही नहीं किया, आप किस चीज का मुझसे 20,000 रुपीज मांग रहे हैं. ऐसे बहुत सारे डिसऑनेस्ट पीपल हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कोई आपका अमाउंट लेकर के ऐसे चला जाए और बदल जाए बाद में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता.
आपके पास एक रास्ता है कि आप किसी को भी उधार में अगर कुछ भी सर्विस या गुड्स को सेल करें तो उसे आप एक नोट में मतलब एक डॉक्यूमेंट में तैयार करके रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 20,000 रुपीज जो है 20,000 का सीट्स का पेपर जो है मतलब वो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को भेज देती है, एंड साथ ही साथ उससे वो एक डॉक्यूमेंट भी भेज देती है, और इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ये वाई लिमिटेड जो है वो 200 बंडल्स जो है वो खरीदती है पेपर्स, और वो प्रत्येक का कीमत यहाँ पे कितना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 रुपीज जो है वो ड्यू है, मतलब इस तरीके से कुछ लिख देती है। और इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे सेलर का सिग्नेचर होता है एंड यहाँ पे बायर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। मतलब पहले तो सेलर अपना सिग्नेचर करके इस तरह का नोट तैयार करके और भेज देती है किसे, वाई लिमिटेड को, ठीक है, मतलब बायर को। अब बायर भी इसे गुड्स के साथ साथ इस नोट को भी मतलब इस डॉक्यूमेंट को भी ये रिसीव करता है, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में वो अपना सिग्नेचर करके दे देता है, ठीक है, वापस से भेज देता है किसे, एक्स लिमिटेड को, मतलब जिसने ये डॉक्यूमेंट को बनाया है। अब देखो ये डॉक्यूमेंट बनाया कौन है, सेलर। सेलर कौन है यहाँ पे, एक्स लिमिटेड। तो ये डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कौन है, एक्स लिमिटेड, और इसे लेने वाला कौन है, वाई लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वाई लिमिटेड नहीं, वाई, ओके। तो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को ये इस तरह का डॉक्यूमेंट भेज देगा। एग्जैक्टली यही डॉक्यूमेंट आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। आई बात समझ में, यही डॉक्यूमेंट है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब आपसे कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, मतलब ये वाई जो है वो एक्स लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। अब एक्स लिमिटेड जो है अगर वाई लिमिटेड यहाँ पे इस पे मतलब डॉक्यूमेंट में लिखा गया डेट के अंतर्गत पेमेंट नहीं करता है तो एक्स लिमिटेड के पास पूरा राइट है कि वो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, ठीक है। वो वाई के खिलाफ कोई कोर्ट में जाकर के कोई भी एप्लीकेशन मतलब कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने इसमें सिग्नेचर कर रखा है। इसका सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें बायर एंड सेलर दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। इसमें मेच्योरिटी डेट होना चाहिए कि ये जो 20,000 रुपए हैं वो वाई कब पे करेगा एक्स लिमिटेड को, ये भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब भी किसी गुड्स या सर्विस का क्रेडिट में लेन देन हो तो उसके लिए एक नोट तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को ही हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई बात समझ में। इस डॉक्यूमेंट में जितना भी गुड्स या सर्विस परचेज किया गया है इसका ब्यौरा होता है और साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, एंड इसमें बायर का सिग्नेचर होता है और सेलर का सिग्नेचर होता है। पहले इसे बनाता कौन है, तो सेलर बनाता है, ठीक है। सेलर बना करके इसे और गुड्स के साथ साथ बायर को भेजता है और बायर उसे फिर रिसीव करके उसमें भी सिग्नेचर करके वापस से फिर सेलर को भेज देता है। आई बात समझ में। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ये तो था बस हमारा बोलचाल के लैंग्वेज में। अब हम थोड़ा बुक से भी समझ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे मीनिंग एंड सम फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, तो हम सभी आज उसे पहले मतलब उसे भी समझ लेते हैं, ओके। सो अब हम सभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग को समझेंगे, जो कि आपके बुक में जो मीनिंग लिखा हुआ है मैंने उसी डिफिनेशन को यहाँ पे नोट किया। अभी हम इसे ही समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, इसलिए मैं इसे अच्छे से डील करूंगी। एंड हो सकता है कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है तो मुझे एक बार में तो समझ में ये आया नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब कोई भी गुड्स या सर्विस का क्रेडिट में लेन देन होने के लिए एक जो डॉक्यूमेंट हमारा तैयार किया जाता है वही है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए भी अलग से कोई एक्ट बना हुआ है जिस एक्ट के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया वो एक्ट कौन सा है, तो वो एक्ट है नेगोशिएबल एक्ट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आई बात समझ में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे प्रिपेयर करना है, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छे से लिखी गई है। मतलब एक्ट है तो इसमें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में सारे रूल्स रेगुलेशंस सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू
द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है लिखित। ठीक है, ये लिखित होना चाहिए, बोल के बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो जाता, मतलब बोल के कोई डॉक्यूमेंट, बोल के बस डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो जाता कि मैंने आपको कुछ सेल किया आपसे, ठीक है, क्रेडिट में, तो मैं आपको बोल दूंगी कि ठीक है आप 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद मुझे पेमेंट कर देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटन होना चाहिए। ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा रूल है, एक खासियत आप बोल सकते हैं कि ये रिटन होता है। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनकंडीशनल, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं गिवन होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि एक्स लिमिटेड जो है वो 20,000 का पेपर्स जो है वो बेचती है किसे, मतलब 20,000 का पेपर्स जो है वो देती है वाई को। ठीक है, भेजती है, तो इसमें एक्स लिमिटेड ऐसा नहीं लिखेगी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि तुम मुझे पेपर तभी देना जब तुम्हें पेपर अच्छे लगेंगे, या पेपर तभी देना जब पेपर में मजबूती हो, जान हो, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा। बस एक बात लिखा होना चाहिए कि आपको 20,000 रुपीज जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स पे करने हैं। आई बात समझ में? मैं आफ्टर 3 मंथ्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मैक्सिमम मेच्योरिटी डेट होता है वो 3 मंथ्स का होता है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस और होते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम समझेंगे आगे। तो वही यहाँ पे इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कि इंडियन नेगोशिएबल एक्ट के अंतर्गत ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, और तो और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन रिटन एंड अनकंडीशनल। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, देखो यहां तक हम मनी तक समझते हैं, क्या है कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। ठीक है, साइंड बाय द मेकर, मतलब जो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो बना रहा है उसमें उसका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे कि एक्स लिमिटेड यहाँ पे जो बिल बना रही है तो इसमें एक्स लिमिटेड का सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, जब तक इसमें एक्स लिमिटेड का सिग्नेचर नहीं होगा ये अमान्य है। और फिर ये एक्स लिमिटेड भेजेगी किसे, वाई को, और वाई भी इसमें फिर सिग्नेचर करेगी और फिर वापस से भेज देगी एक्स लिमिटेड को। आई बात समझ में? टू डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन मतलब जिसे आप जानते हैं, सर्टेन कोई पर्टिकुलर पर्सन, एक्स लिमिटेड को पता है कि ये वाई लिमिटेड को बिल भेज रही है, ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दे, पता नहीं एक्स मतलब बायर का परचेजर का कोई पता ही नहीं है और बस ऐसे भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि आप किसे भेज रहे हैं ये बिल। ठीक है, तो सर्टेन पर्सन को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको 20,000 रुपीज जो है वो पे करने हैं। ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम, सर्टेन सम मतलब वो पर्टिकुलर सम भी आपको पता है, ऐसा नहीं लिखा होगा कि 20% ऑफ द सेल्स, 30% ऑफ द परचेज, इस तरह से कुछ नहीं, बस लिखा होगा सर्टेन सम। जैसे कि यहाँ पे 20,000 रुपीज है तो इस तरह से लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, जो ये पर्सन बना रहा है, मतलब जो ये बिल को लिख रहा है, इस पर्सन को पेमेंट करने का, या फिर वो पर्सन जिसे चाहे उसे पेमेंट करेगा। मतलब कि मान लो यहाँ पे कि एक्स लिमिटेड जो है वो जेड लिमिटेड से कुछ परचेज किया हुआ था क्रेडिट में, तो अब एक्स बोल रहा है इस वाई को कि तुम अब पेमेंट कर दो सीधे एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड को। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट जिसे जाना है उस तक जाए, जब वो पर्सन जो इसे लिख रहा है वो अगर ऐसा बोलता है तो यही होता है, सिंपल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब यही है आपका। ठीक है, आई बात समझ में? हम फिर से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of the certain person or to the bearer of the instrument। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे इसका लैंग्वेज जो है ना
वो बहुत लेंदी सा है, मतलब समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक है। इसलिए आप फिर से वीडियो को पॉज करके और फिर से सुनना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये डिफिनेशन जो है, ये जो मीनिंग है, एक बार में समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग, आप चाहो तो इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ फंक्शंस, मतलब कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपके बुक से ही लिखा है, एंड इससे बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मीनिंग है ना हमारा, उस मीनिंग में ही सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, पहला है अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिटेन होना चाहिए, इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए और ये रिटेन होना चाहिए। ओके, आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि बस बोल के होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिटेन होना चाहिए। अभी अभी हमने मीनिंग में भी समझा, ठीक है। देन है इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ये एक ऑर्डर होना चाहिए पेमेंट करने का। मतलब अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रही हूँ, ठीक है, ये नोट बिल बना रही हूँ, तो मैं आपको भेजूंगी, इसमें ऑर्डर लिखा है मेरा कि आप मुझे 20,000 जो है वो पे करेंगे। कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि प्लीज मुझे दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ऑर्डर दे रही हूँ आपको, आपको देने ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया है, मैंने आपको गुड्स सेंड किया है, इसलिए। ओके, देन द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका आप कोई कंडीशन नहीं दे सकते कि आप मुझे तभी पे करेंगे जब आपको ये होगा, जब आपको वो होगा, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल होना चाहिए। देन 4 नंबर पॉइंट में हमारे गिवन है द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट, मतलब जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है उसमें उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने लिया था एक्स लिमिटेड, तो वो एक्स लिमिटेड उसमें साइन करेगी, ठीक है, लिखने के बाद। देन द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, मतलब पेमेंट कितना करना है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमें पता था कि 20,000 रुपीज का पेमेंट करना है, एक्स अमाउंट वाई अमाउंट ऐसा कुछ भी लिख के मत दे देना, मतलब एक्स वाई के प्लेस पे अमाउंट लिखना, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना लिखना है, ठीक है। मतलब जितना का गुड्स आपने भेजा है, जितना का सर्विस आपने दिया, वो अब अपने मन से कुछ मत लिख देना उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन, मतलब जिस दिन पेमेंट करना है वो भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट को हम और भी अच्छे से आगे समझेंगे। देखो, पेमेंट कब देना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, इसका मेच्योरिटी डेट जो है वो 3 मंथ्स के होते हैं, ठीक है, एंड प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस और होता है इसमें, ठीक है। तो ये आप समझेंगे आगे, हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, या फिर अभी और भी बातें हैं बात करने को इसके बारे में, ठीक है, वो सारे बात। देन है द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, आप किसे दे रहे हैं ये भी पता होना चाहिए कि आप किसे दे रहे हैं बिल्स, ठीक है। जैसे भी पता था कि वाई को दे रहे हैं, किसी को भी हवा में ऐसे उड़ा के नहीं दे सकते। देन इट मस्ट बी स्टाम्प्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, मतलब ये एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही अपने किसी नोटबुक से, मतलब ये नोटबुक तो नहीं, ये तो बुक है, आप अपने नोटबुक से पेज निकाल के और लिख के बस सिग्नेचर करके इसे नहीं बना सकते, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर होना चाहिए, आपको स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्टाम्प पेपर होना चाहिए या फिर स्टाम्प इसमें लगा होना चाहिए। आई बात समझ में? देन द अमाउंट मेंशन्ड इन इट इज पेबल इंटायर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब इसमें जो अमाउंट है वो जब डिमांड किया जाएगा तब मांगा जाएगा, या फिर इसका जो पीरियड फिक्स हो जाएगा, मतलब एक्सपायरी डेट जब इसका आ जाएगा तब तक इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो हियर आर सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर नोट करना है करो, ऐसे ये सारी बातें तो बस आपको जाननी है, ठीक है, मतलब आपके माइंड में सेटअप करना है, बस कॉपी मत भरना इसे लिख के, मतलब कॉपी में तो लिखो, साथ ही साथ माइंड में भी लिखो। आई बात समझ में? सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया। अब हम ना इसका और कुछ बातों को समझेंगे कि देखो ये जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें कितने पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, अभी से भी समझते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली 3 पार्टीज होते हैं, और ये 3 पार्टीज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला पार्टी जो होता है वो होता है ड्रॉवर, देन होता है ड्रॉवी, देन होता है आपका पेई। आई बात समझ में? अब ये ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है और पेई क्या होता है, ठीक है। तो पहला पर्सन इसमें ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर कौन होता है? तो ड्रॉवर इज अ पर्सन जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ड्रॉवर इज द
मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो लिखता है बिल को, ठीक है, वो होता है ड्रॉवर। जैसे कि सेलर बोल सकते हो आप, ठीक है, सेलर होता है, या फिर बिजनेस जिसका है वो होगा, ठीक है, जो भेज रहा है जो बेच रहा है ये होगा। दूसरा है ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब जिसके ऊपर में बिल लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हमने जो एग्जांपल लिया था ना, उसमें एक्स लिमिटेड जो है वो भेज रहा था और एक्स लिमिटेड जो है इसमें ड्रॉवर होगा, ठीक है, एक्स लिमिटेड ही यहाँ पे बिल बना रहा था, ठीक है। देन है आपका ड्रॉवी। तो ड्रॉवी क्या होता है, तो देखो ड्रॉई होता है जिसपे बिल लिखा जाता है। तो ये बिल किस पे लिखा गया था, अभी जो हमने एग्जांपल लिया इसमें वाई पे लिखा गया था ना, तो वाई इसमें ड्रॉवी हो जाएगा। आई बात समझ में। इसे हम बोलते हैं ड्रॉवी इज द पर्सन अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ओके, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये होता है ड्रॉवी का डिफिनेशन। देन आता है पेई। पेई क्या होता है, तो देखो एक होता है बिल लिखने वाला, एक होता है बिल रिसीव करने वाला, और एक तीसरा क्या होता है, तो जो तीसरा होता है ना वो अमाउंट रिसीव करने वाला होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पे कोई नहीं होता, पे इज द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसे पेमेंट रिसीव करने हैं, ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पे लिख दे इज द पर्सन पेमेंट इज टू बी मेड, ओके, जिसे पेमेंट किए जाना है, ठीक है, पेमेंट इज टू बी मेड, ठीक है, जिसे पेमेंट रिसीव होगा, ये होता है पेई। जनरली ड्रॉवर और पेई जो है ज्यादा केसेस में, मतलब अधिकतम केसेस में जो है ना, ड्रॉवर और पेई जो है वो सेम पर्सन होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग नहीं होते हैं। बट कुछ केस यहाँ पे, कुछ सिचुएशन, कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग भी हो जाए। जैसे कि अगर एक्स लिमिटेड किसी वाई लिमिटेड या किसी जेड लिमिटेड से अमाउंट उधार ले रखा है, तो वो बोल दिया है वाई को कि आप उसे पे कर देना, तो इस सिचुएशन में पे जो है वो चेंज हो सकता है। या फिर एक्स लिमिटेड जो है वो जो बिल इसने वाई को दिया, वो बिल लेकर के गया है बैंक में और उससे बिल डिस्काउंटेड करवा लिया, मतलब बिल लेके गया बैंक में और उससे अमाउंट रिसीव कर लिया। तो इस सिचुएशन में वाई जो है वो फिर से एक्स लिमिटेड को देगा क्या, नहीं। अब वो किसे देगा, तो जिसके पास बिल है, तो बिल तो बैंक के पास है, बैंक में डिस्काउंट करवा लिया था ना इसमें, तो यस, इस सिचुएशन में पेई जो है वो बैंक हो जाएगा। मतलब बैंक, मतलब पेई वाला सिस्टम जो है ना वो चेंज हो सकता है, मतलब पेई हमेशा ड्रॉवर ही नहीं होगा, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर पर्संस भी हो सकते हैं। तो ये केस भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के और भी कुछ न्यू टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने इसे लाइक कर दिया, एंड प्लीज कर देना लाइक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।